सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीकली टेस्ट के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो आपने कंडक्ट किए ऑन द 3rd ऑफ द दिसंबर। जी हाँ, यानी आज जो आपने अभी वीकली टेस्ट अटेम्प्ट किया उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को चलिए डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ देखते हैं हमने कहां गलतियां की। सो फार्माकोलॉजी सेक्शन में आपका टॉपिक क्या था? ऑटोकॉइड्स। एंड ऑटोकॉइड्स की जब आपने बात किया तो यहां पे आपका ऑटोकॉइड्स भी रहा होगा, साथ ही साथ यहां पे आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट और इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिले। तो पहला क्वेश्चन आज की सीरीज में क्या था? पहला, द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टामिन इज नॉट करेक्ट। आई होप आप लोगों ने सबसे पहले नॉट जरूर चेक किया होगा। ऑप्शंस देखिएगा। इट इज द सोल मीडिएटर ऑफ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब जरा देखिए, समझिएगा, क्या सिर्फ हिस्टामिन की वजह से ही इंफ्लेमेशन होता है या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सिर्फ हिस्टामिन की वजह से होता है? गलत बात है। इट प्लेज नो रोल इन डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हां, अगर आपसे बात किया जाए, सही है, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में हिस्टामिन का कोई रोल नहीं होता, तो ये सही है, ये गलत था। इट डू नॉट हैव एनी इफेक्ट इनटू द ब्रेन। क्या वाकई ब्रेन में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता? अरे क्यों नहीं होगा भाई, H3 H4 रिसेप्टर हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, तो ये बात गलत है। ऑल टाइप ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। हाँ, H1 H2 H3 H4 सभी रिसेप्टर की बात करो। H1 GQ प्रोटीन मीडिएटेड, H2 GS प्रोटीन मीडिएटेड, H3 GI प्रोटीन मीडिएटेड, H4 भी हमारा GS प्रोटीन मीडिएटेड। तो आपने देखा कि P और R गलत है, और अगर आप आंसर पे जाओगे, आपसे नॉट पूछा गया था, नॉट करेक्ट, तो ए आंसर आ जाएगा। पी एंड आर यहां पे नहीं सही है। अगर बात किया जाए, इट इज नॉट द सोल मीडिएटर, ये सिर्फ यही मीडिएटर नहीं है हाइपर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कई तरीके से हो सकती है। इट प्लेज नो रोल इनटू द डिलेड, सही था। इट has important physiological effect into the brain, वहां पे नो था, वो गलत था। All type of histamine receptor are the G protein coupled receptor। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। Match the following histamine receptor with their location into the body। H1 H2 H3 H4। H4 की बात करोगे तो उसका थोड़ा लिमिटेशन है। H1 से शुरू करो। H1 कहां होता है? स्मूथ मसल्स में, याद है ना? और H1 GQ प्रोटीन मीडिएटेड है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा। तो H1 रिसेप्टर कहां है? स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है। H2 रिसेप्टर HCl का सिक्रेशन कराता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है। H3 रिसेप्टर प्रीसिनेप्टिक लेजी रिसेप्टर ऑटो रिसेप्टर होता है, और H4 हमारा स्नोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल्स में प्रेजेंट होगा। सो P3 Q1 R4 आंसर ए आ गया। S2 है। हां जी, बिल्कुल आपने निकाल लिया, क्योंकि ये तो बेसिक हमने पढ़ा है ना। H1 ब्लड वेसल्स में है, H2 स्टमक में है, H3 हमारा प्रीसिनेप्टिक है, ऑटो रिसेप्टर है, GI प्रोटीन मीडिएटेड है, H4 स्नोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल CD4 सेल्स में प्रेजेंट होता है। बेसिक था, आराम से मैच किया होगा। नेक्स्ट, the drug that can directly release histamine from mast cell without involving the antigen antibody reaction। अब अगर आपको याद आ रहा हो, हमने ये पढ़ा है कि मास्ट सेल के सरफेस पे एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, एंटीजन आता है, इससे बाइंड कर जाता है, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, फर्दर वहां पे हमारा हिस्टामिन रिलीज होता है। बट साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि कुछ ड्रग जैसे डी-ट्यूबोकुरेरिन, मॉर्फिन, नेक्स्ट हम बात करोगे हाइड्रालाजिन, ये वो ड्रग हैं या हमारे कुछ फूड भी होते हैं जो हिस्टामिन का रिलीज करा सकते हैं मास्ट सेल से विदाउट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एस्पिरिन नहीं रिलीज कराता, प्रोकेन बिल्कुल भी नहीं, मॉर्फिन हाँ रिलीज कराएगा, सल्फासलाजिन नहीं। सो आंसर सी आ गया। तो अगर आप बात करोगे, मॉर्फिन है, डी-ट्यूबोकुरेरिन है, एट्रोपिन है, पॉलीमिक्सिन बी है, वेंकोमाइसिन है, हाइड्रालाजिन है, ये हिस्टामिन का रिलीज कराते हैं। क्लास में हमने इसके बारे में सीधे सीधे पढ़ा होगा, याद है ना? Which of the following is not an antihistaminic drug of the इथेनोलाएमीन ग्रुप? ये ग्रुप क्या होता है? वैसे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कोलॉजी का नहीं, लेकिन फिर भी समझो। अगर आप बात करोगे, हमारा ये यहां पे आपको देखने को मिलेगा OH और यहां देखने को मिलेगा एमीन। ऐसा जो हमारा ग्रुप होता है ये कहलाता है इथेनोलाएमीन कहलाता है, या इसी को बोलोगे 1,2
2 अमीनो इथेनॉल कहलाता है। काउंटिंग हम कर सकते हैं। अब किसमें आपसे क्या बोला गया, नॉट, किसमें ये रिंग नहीं होती, क्लेमेस्टिन में होती है, डाइफेनहाइड्रामिन में, डाइमेनहाइड्रिनेट में, इन तीनों में होती है, लेकिन क्लोरफेनरामिन इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि आप यहां पे बात करोगे क्लोरीन ग्रुप का जुड़ाव रहता है और यहां पे हमारा इथेनोलामिन ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। तो इथेनोलामिन ग्रुप, दैट इज द 2 अमीनो इथेनॉल, दिस इज द ग्रुप व्हिच इज मेनली प्रेजेंट इनटू द डाइमेनहाइड्रिनेट, डाइफेनहाइड्रामिन एंड क्लेवेस्टिन में प्रेजेंट होता है प्राइमरी अल्कोहल के साथ में, और एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी रखता है। फर्स्ट जनरेशन जो हमारे H1 रिसेप्टर होते हैं उन पे इनहिबिट करता है, तो फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक क्लास की ड्रग होती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन विथ रिगार्ड टू द एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। साइप्रोहेप्टाडिन हैड एडिशनल 5-HT2 रिसेप्टर ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। आपको याद है हमने ये भी बात किया था, साइप्रोहेप्टाडिन एंटी हिस्टामिनिक भी है और हमारी ये एंटी सेरोटोनर्जिक भी है, तो हाँ ये 5-HT2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। टाइप 2 hypersensitivity reaction is suppressed by the H1 antagonist, नहीं, टाइप 1 hypersensitivity reaction सप्रेस होती है, टाइप 2 नहीं होती, गलत बात है। मोस्ट एंटीहिस्टामिनिक कॉजेज राइज इन बीपी, नहीं भैया, फॉल इन बीपी कराते हैं, बीपी घटाते हैं आईवी इंजेक्शन पे। क्यों भाई, जरा याद करिएगा ना कि अगर H1 रिसेप्टर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, बीपी बढ़ाता है, और H1 एंटागोनिस्ट क्या कराएगा आप बताओ ना, वैसोडाइलेशन कराएगा। वैसोडाइलेशन होगा तो राइज इन बीपी होगा कि फॉल इन बीपी होगा? कॉन्सेप्ट लगाया कि नहीं? कोलॉजी मैंने बार बार बोला, कोलॉजिक यही है। सेट्रिजिन हैज एंटीहिस्टामिन मस्कैरेनिक एक्शन, नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। जितने भी फर्स्ट जनरेशन क्लास की ड्रग है ना, उनमें से सेट्रिजिन ही ऐसी है जिसमें मिनिमम एंटी मस्कैरेनिक एक्शन होता है। तो ये तीनों गलत है, पी सही है। कहां है आंसर? यहां है आंसर। पी इज ट्रू, QRS is false. So आंसर सिंपल आप देख लीजिएगा, सेट्रिजिन has minimal or no anti-muscarinic action. These drug which causes the fall in BP, hypersensitivity type 1 reaction को suppress करती हैं, type 2 को नहीं। अभी आप बोलो सर delayed को भी suppress करेगी, क्यों भाई? नहीं, ये IgE mediated वाली को suppress करती है जो type 1 में आती है। Match the following drug with their significance as antihistamine. सेट्रिजिन, याद आ रही है? सेट्रिजिन की बात करोगे, वो हाइड्रोक्सीजिन का मेटाबोलाइट होता है। सेट्रिजिन मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजिन। टर्फेनाडिन के नाम पे किसी को टॉर्सेट डी पॉइंट याद आ रहा है क्या? फेक्सोफेनाडिन फास्टेस्ट एक्टिंग याद आ रहा है क्या? अकरी बकरी हमने शॉर्टेस्ट की बात किया था, किसी को याद आया क्या? सो P फॉर 4, Q1 2 3, हाँ जी, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। सारी चीजें क्लास में डायरेक्ट पढ़ाया हूं। फास्टेस्ट एक्टिंग फेक्सोफेनाडिन, स्लोवेस्ट एक्टिंग एक्रिवेस्टिन, कुछ याद? शॉर्टेस्ट एक्टिंग एक्रिवेस्टिन, कुछ याद है? ये सब भूल गए। टी याद है ना? टर्फेनाडिन, एबेस्टिन, एस्टेमिजोल, टॉर्सेट डी पॉइंट कॉज करती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The following second generation antihistaminic is not likely to produce ventricular arrhythmia when administered along with the ketoconazole. लो भैया, उसी क्वेश्चन को तो यहां पे आप पूछ लिया गया। हमने बोला था एंटीहिस्टामिनिक क्लास की 3 ड्रग होती हैं जो टॉर्सेट डी पॉइंट कॉज करती हैं, यानी वेंट्रिकुलर अरिथमिया कॉज करती हैं। कौन कौन सी? टर्फेनाडिन, एबेस्टिन, एस्टेमिजोल, जो हमने बोला था चाय, टी याद किया था, याद है? ये भी कॉज करेगी, ये भी कॉज करेगी। क्वेश्चन में क्या है? नॉट लाइकली टू प्रोड्यूस। तो मिजोलास्टिन कभी वेंट्रिकुलर अरिथमिया करेगी क्या? नहीं करेगी, नॉट लाइकली। लोग आंसर आपको मिल गया। कुछ सोचना भी नहीं था, कुछ सुनना भी नहीं था, छोटा सा ट्रिक याद किया और आंसर दे दिया। आइए, select the antihistaminic which modulate calcium channel and has prominent labyrinth suppressant property. छोड़ो सारी चीजें, सिंपल इतना बताओ। मैंने आपको मिनियर्स डिजीज पढ़ाया होगा, मैंने आपको वर्टिगो बताया होगा। एंटी वर्टिगो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? वर्टिगो की ड्रग ऑफ चॉइस सिनेरिजिन, याद आती है क्या? और सिनेरिजिन हमने बोला था ये लेबरिंथ, याद है? कॉकेक्स यहां पे हमारा लाइक दिस, तो ये लेबरिंथ जो हमारा होता है, लेबरिंथिन सप्रेसेंट प्रॉपर्टी होती है किसमें? हाँ जी, सिनेरिजिन में होती है। और यही तो एंटी वर्टिगो यानी वर्टिगो की ड्रग ऑफ चॉइस होती है।
that has additional anti-muscarinic action, vasodilatory property, modulate the calcium ion efflux, vasoconstrictive property, anti-vertigo property होती है, labyrinthine reflex को suppress करती है। हर चीज पढ़ा है, बस सोचना और कोरिलेट करना जरूरी। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट among these। रॉन्ग देखो जरा, सेरोटोनिन वॉज द नेम गिवन टू द वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंस। हाँ, सेरोटोनिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करती है। 5-HT सिंथेसाइज फ्रॉम द ट्रिप्टामिन। अरे भैया नहीं, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से सिंथेसाइज होता है। प्लेटलेट डू नॉट सिंथेसाइज 5-HT। प्लेटलेट 5-HT सिंथेसाइज नहीं करता। बढ़िया। द आइसोएंजाइम मायोबी, हाँ ये दोनों ठीक है। The isoenzyme MyoB preferentially metabolize 5-HT। नहीं भैया, MyoB डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन और 5-HT MyoA करती है। याद है? डिप्रेशन याद होगा, पार्किंसन MyoB याद होगा। तो आपसे S गलत है और हमने बोला Q गलत है, PR सही है। आपसे रॉन्ग पूछा गया है, QS रॉन्ग है, D आंसर आपको मिल गया। क्योंकि रॉन्ग बताना था, सही नहीं। सही बताते PR बता देते। क्वेश्चन में यही कंफ्यूजन हुए होगे, रॉन्ग पूछा गया होगा, सही का आंसर आपने लगा दिया होगा, फिर आप बोलोगे सर हमने तो सही आंसर किया था। चलो, सेलेक्टिव 5-HT4 एगोनिस्ट यूजफुल इन GERD, गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज एंड लैकिंग अरिथमोजेनिक प्रॉपर्टी। हाँ, GERD में यूज होने वाली 5-HT4 एगोनिस्ट कौन कौन सी होती है? सीसाप्राइड, मोसाप्राइड, टेगासेरॉड, मिटाक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोन मिक्सिंग प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है। अब आपसे बोला गया प्योर 5-HT4 एगोनिस्ट, बुस्पिरॉन तो है नहीं, सुमाट्रिप्टन है नहीं, बचे सीसाप्राइड और टेगासेरॉड। जरा सुनना, सीसाप्राइड में आपको याद है ना, वेंट्रिकुलर अरिथमिया कॉज करती है। जैसे हमने बोला हमारी एंटीहिस्टामिनिक क्लास की 3 ड्रग टी थी जो वेंट्रिकुलर अरिथमिया कॉज करती हैं, वैसे ही प्रोकाइनेटिक क्लास की एक ड्रग सीसाप्राइड, देखो ये जीआरडी में यूज होगी, 5-HT4 एगोनिस्ट होगी, लेकिन इसमें अरिथमोजेनिक प्रॉपर्टी भी होगी। आपसे पूछा गया है लैकिंग, तो क्या आंसर हो जाएगा? डी आ जाएगा। क्या? कितना इजी है, एक एक ऑप्शन को सिलेक्ट करो तब मजा आएगा। That is devoid of the arithmogenic property। हाँ 5-HT4 एगोनिस्ट है, हाँ ये मेरा GERD में यूज होगा। Following 5-HT receptor is involved in homeostasis, accelerating platelet aggregation। और प्लेटलेट एग्रीगेशन में 5-HT2A रिसेप्टर याद आता, कहां मिला? आंसर लगा दीजिएगा, क्योंकि 5-HT3 CTZ पे है, 5-HT1 प्री सिनेप्टिक पे है, 5-HT2 हमारा प्लेटलेट में स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट है, 5-HT4 की बात करोगे हमारा प्रोकाइनेटिक यानी हमारे GIT में प्रेजेंट है। सो 5-HT2 रिसेप्टर दैट फंक्शन थ्रू द जनरेशन ऑफ द IP3DAG, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी हम कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराती है और हाँ प्लेटलेट एग्रीगेशन कॉज कराती है। मेथाइलसर्जिड हैज लॉस्ट पॉपुलैरिटी एज द प्रोफाइलैक्टिक ड्रग फॉर माइग्रेन बिकॉज ऑफ। आज के डेट में मिथाइलसर्जिड ज्यादा माइग्रेन के लिए यूज नहीं की जाती है, क्यों? आपको वो बताना है। पुअर इफिकेसी नहीं, इफिकेसी तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये रीजन नहीं है। पोटेंशियल टू कॉज विसरल फाइब्रोसिस, हाँ मिथाइलसर्जिड फाइब्रोसिस कॉज करती है, इसलिए इसको बैन किया जा, मतलब रिड्यूस किया गया। ऑक्सीटोसिक प्रॉपर्टी तो इर्गोट डेरिवेटिव में ज्यादा होता है, ये बात तो बनती नहीं है। पोटेंशियल टू एग्रीवेट इस्केमिक हार्ट डिजीज, नहीं, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मिथाइलसर्जिड का इंडिविजुअल एडवर्स इफेक्ट है क्या? विसरल फाइब्रोसिस कॉज कराना, हाँ एब्डोमिनल पेन कॉज कराता है, पल्मोनरी एंड एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस कॉज कराता है, तो इसलिए खास तौर पर इसको क्या किया गया है? इसका यूज रिड्यूस कर दिया गया है। Select the correct statement in relation to the drug therapy of the migraine. Okay, simple analgesic like paracetamol are ineffective in migraine। क्या हम acute migraine में, याद करो, acute migraine में क्या हम पैरासीटामोल यूज करते हैं? सर यूज करते हैं। यहां पे क्या बोला गया? आर इनइफेक्टिव, तो गलत हो गया। इरगट एल्कलॉइड आर यूजफुल फॉर प्रोफाइलैक्सिस। इरगट प्रोफाइलैक्सिस में कब से यूज होने लगा? प्रोफाइलैक्सिस में तो हमारा बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यहां पे हमारे याद आते हैं एबीसीडी, याद आ रहा है ना? एबीसीडी याद आ रहा है ना? एंटी कन्वल्सेंट, हाँ एंटी डिप्रेसेंट, वो याद आते हैं। तो ये तो गलत हो गया। यूज ऑफ इरगट एल्कलॉइड इज रिस्ट्रिक्टेड टू सीवियर और रेजिस्टेंट केसेस, हाँ ये बात ठीक है। इरगट एल्कलॉइड शुड बी गिवन टिल 24 आवर्स आफ्टर ए ट्यूक अटैक, नहीं थोड़े टाइम तक दिया जाता है, तो ये भी गलत है। आपसे पूछा गया सेलेक्ट करेक्ट, तो सी आंसर करेक्ट है कि
एर्गोटेल्क्लॉइड ट्रीटमेंट में यूज होता है, प्रोफाइलैक्सिस में नहीं। और हाँ, खासतौर पर सीवियर केसेस में या रेजिस्टेंट केसेस में यूज किया जाता है। प्रोफाइलैक्सिस में हमने बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की बात किया। सुमाट्रिप्टन जो ट्रिप्टन क्लास की ड्रग होती है ना, वो भी ट्रीटमेंट में यूज होती है, प्रोफाइलैक्सिस में नहीं यूज होती है। Which of the following is correct regarding the treatment of the migraine? चलो, ergotamine is recommended in migraine, फिर गलत हो गया, prophylaxis में नहीं। सुमाट्रिप्टन is used in acute attack and not for prophylaxis, बात करेक्ट है। प्रोप्रानोलॉल is highly effective in controlling acute attack, नहीं, प्रोप्रानोलॉल prophylaxis में होगा, अटैक में नहीं। मिथाइल सर्जिस is used in acute attack, not for prophylaxis। मिथाइल सर्जिट यूज्ड इन एक्यूट अटैक, नॉट फॉर प्रोफाइलैक्सिस, नहीं, ये दोनों में यूज होता है, तो ये भी बात गलत हो गई है। तो सी बी आंसर सही है। सुमाट्रिप्टन सिर्फ ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो अगर हम यहां पे बात करेंगे इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, मिथाइल सर्जिट, साइप्रोहेप्टाडिन, दीज आर यूज्ड फॉर द प्रोफाइलैक्टिक एज वेल एज द ट्रीटमेंट। लेकिन अगर एर्गोटामिन या सुमाट्रिप्टन की बात करोगे तो सिर्फ ट्रीटमेंट याद आएगा। The cyclooxygenase isoenzyme COX-1 and COX-2, याद है ना, घर वाली बाहर वाली जी। COX-1 कंस्टिट्यूटिव होती है, COX-2 इंड्यूसिबल होती है, कुछ याद है ना। COX-1 COX-2 यहां पे उसी के बेसिस पे हमारे नसेट का क्लासिफिकेशन है। दे कैटालाइज डिफरेंट पाथवे इन प्रोस्टेनॉइड, नहीं भैया डिफरेंट नहीं, सेम ही होता है, COX पाथवे सेम ही है। COX-1 is inhibited by aspirin, ना 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 ना, दोनों को इनहिबिट करती है। COX-2 inhibited by ibuprofen, नहीं भैया ये नॉन सेलेक्टिव है। COX-1 is constitutive while COX-2 is inducible, बिल्कुल सही है, डी आंसर मिल गया होगा, तुरंत देखते ही आंसर लगाया होगा। COX-1 कंस्टिट्यूटेड होता है, COX-2 इंड्यूसिबल होता है, बाहर के कोई भी मीडिएटर के थ्रू हमारा ये प्रोड्यूस होता है। The main advantage of the ketorolac over aspirin is that ketorolac can be combined more safely with an opioid such as codeine, can be obtained as OTC over the counter agent, does not prolong the BD, नहीं, ये बातें उतनी परफेक्ट नहीं बैठ रही हैं। is available in parenteral formulation that can be injected intramuscularly and intravenously, परफेक्ट आंसर है। हाँ, ketorolac ये हमारी इकलौती नसेड ऐसी है जिसको आईवी और आईएम और ओरल तीनों रूट से दिया जा सकता है। Ketorolac सुपीरियर देन एस्पिरिन बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस द हायर एनाल्जेसिया। और हाँ, ये भी हमने पढ़ा होगा, Ketorolac हैव द सेम पोटेंसी एज लाइक द मॉर्फिन एज एनाल्जेसिक, तो हाँ ये ज्यादा यूजफुल है। Which of the following disease modifying anti-rheumatoid drugs act by causing extracellular accumulation of the adenosine? अच्छा सुनो, एडिनोसिन खुद ऐसा होता है जो हमारे इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। हमारी एक ड्रग डीएमआरडी, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी-रूमेटॉइड ड्रग क्लास की ड्रग है, दैट इज द मेथोट्रेक्सेट, जो एडिनोसिन बढ़ाती है, एडिनोसिन इन्फ्लामेशन घटाती है। सो कौन सी ड्रग है? मेथोट्रेक्सेट इज द करेक्ट आंसर। इसको डायरेक्ट यहां पे थोड़ा याद कर लीजिएगा, बिकॉज इट इंक्रीजेस द एडिनोसिन लेवल विच पोटेंट इनहिबिटर ऑफ द इन्फ्लामेशन, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट हमारे साइटोकाइनिन मीडिएटर जितने भी इन्फ्लामेशन होते हैं उनको इनहिबिट करती है। हाँ, इम्यूनोसप्रेशन प्रॉपर्टी भी है, हाँ इसमें हमारा एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी है, लेकिन साथ ही साथ इसमें हमारा एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेफ यूज ऑफ द गोल्ड सोडियम thiomycin in rheumatoid arthritis. Okay, it afford more rapid symptomatic relief than NSAID. The NSAID therapy is discontinued when it is started. It is used as an alternative to corticosteroid. It is used only in severe cases. एकदम करेक्ट बात है, ये तभी यूज किया जाएगा जब सीवियर केसेस होगा। When other DMRD are failed, तभी हम गोल्ड कंपाउंड की तरफ, ऑर्नोफिन या सोडियम थायोमाइलेट की तरफ जाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो आपसे पूछा गया करेक्ट, जो डी आंसर मिल गया ना, इसको हम सिर्फ सीवियर केस में यूज करेंगे, नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, लेफ्लुनोमाइड इज अ प्रोड्रग। ओके, करेक्ट पूछा गया है। एबेटासेप्ट इनहिबिट द बी सेल्स, नहीं भैया टी सेल्स। रिटुक्सीमैब इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट टी सेल्स, ओके सही है। माइकोफेनोलेट Mofetil is frequently used in rheumatoid arthritis, नहीं, occasionally use, frequently use नहीं किया जाता है। तो अब देखोगे Q गलत है, T गलत है, आपसे पूछा गया है करेक्ट,
तो अगर आप यहां पे आप देखोगे हमारा रिटुक्सीमैब इज टी सेल्स, नहीं भैया, सॉरी, रिटुक्सीमैब तो बी सेल का है, लो ये भी गलत है। तो कोई केवल पी है जो सही है, सो ओनली पी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रिटुक्सीमैब बी सेल्स के लिए है, एबेटासेप्ट टी सेल्स के लिए है, माइकोफेनोलेट ओकेजनली यूज किया जाता है, लेफ्लुनोमाइड हां प्रोड्रग है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, फार्माकोलॉजी सेक्शन में क्या मिला? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबेनासिड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट इट प्रमोट द रेनल ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन। है प्रमोट नहीं, इनहिबिट, इट इनहिबिट, गलत है, गलत है, गलत है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यही गलत है। इट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, इट appropriate dose, it promote the excretion of uric acid, the metabolite product of probenecid are uricouric। अरे वाह, सब सही है, ए गलत है, क्योंकि ये पेनिसिलिन के सिक्रीशन को प्रमोट नहीं करता, जबकि क्या करता है, रिड्यूस करता है। सो ये रहे फार्माकोलॉजी के 20 क्वेश्चंस, और आई होप आपको इनको देने के बाद मजा भी आया होगा और अपनी गलतियां भी आपने इस एक्सप्लेनेशन में देखा होगा। सो आज के लिए यहीं तक, फर्दर टीचर आपके साथ नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एनालिसिस के क्वेश्चंस जो आपके टेस्ट में आए हुए हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल एट 3400 सेंटीमीटर इनवर्स इन एन आईआर स्पेक्ट्रम इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, ये अगर हमारा 3400 पर अगर एक पीक आ रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। और देखा जाए तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको समझना है हमको। बेसिकली इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी है एकदम, जो बच्चे पढ़ते हैं यार। ये देखो हमको दिख रहा है 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए भाई, किसका होता है ये? कार्बोनाइल का होता है क्या, क्या OH का होता है, अमीन का होता है, ठीक है, या CH बॉन्ड का होता है? एक पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर अपन फंक्शनल ग्रुप को इनको लिखें कि अल्कोहल की पहचान उसके OH से भाई, ठीक है, ईथर की पहचान क्या होती है, उसमें ऑक्सीजन वाला रहता है इस तरीके से, कार्बोनाइल में आपका कीटोन रहता है इस तरीके से, एल्डिहाइड में हमारा ये आपका C डबल बॉन्ड O और H इस तरीके से रहता है, समझ रहे? तो अगर हम बात करें कार्बोनाइल के तो हमारे भाई 1700 के अराउंड रहते हैं। ठीक है, ये तो ये जो बता रहा है अमीन, तो इसमें क्वेश्चन में है नहीं कि हम कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो ना यहाँ पे इन्होंने इंटरनल पूछा कि एलिफेटिक OH का बताइए या फिनोलिक का बताएं, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन था हमारा भाई 3400, एक लौता ऑप्शन है अपना OH वाला, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें इनको अच्छे से पढ़ना है आपको। देखो कोई भी कंपाउंड रहेगा, वेव नंबर को ध्यान रखना, और ये जो टेबल में दिया गया ये इतने वेव नंबर तो आप याद करो एटलीस्ट। जैसे डबल बॉन्ड वाले होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है तो वही हमारा ये 1600, 1680 टू 1620 तक रहता है। ट्रिपल बॉन्ड वाला वही 2100 टू रहता है ये। ठीक है, कार्बोनाइल भी डबल बॉन्ड वाला होता है, वो भी 1700 के अराउंड होता है। तो मतलब ये है कि 1700 के अराउंड अगर चल रहा हो तो डबल बॉन्ड वाले लोग मिलेंगे। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले वही 2100 से ले जाके कहाँ 23 तक होते हैं। अब आता है ये कार्बोनाइल का, तो ये फिक्स है हमारा भाई। कार्बोनाइल में अगर एलिफेटिक कीटोन है हमारा सैचुरेटेड तो उसका 1700 टू 1750 होता है। अगर अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कीटोन है अल्फा बीटा तो उसमें थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, अनसैचुरेशन से डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, OH का एल्कोहल है अगर फ्री तो भाई 3650 होगा। ठीक है, और ये 3450 तक हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया भाई तो ये हो जाएगा 3750 3450। ठीक है, और अगर ये OH बॉन्डिंग एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल है, तो इसका बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, बॉन्डिंग एल्कोहल के लिए डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली OH का जो क्वेश्चन में दिया था वो 3400 दिया हुआ था, बात वही खत्म हो जाती है। ज्यादा हमको वहां देखो, कभी भी मैं पहले क्लियर करूँ, अगर आप बेटा कोशिश करोगे रेंजेस को याद करने के लिए तो आपको हर बुक में, हर नोट्स में ये अलग अलग मिलेगा आपको। ये हर व्यक्ति अपना अलग एक उसमें लिख देता है, समझ रहे? हर बुक वाला अपना अलग लिख रहा है। तो हमको देख रेंज याद करना है, हमको कोई ऐसा थोड़ी ना पूछेंगे कि 728 बताइए कि 725 बताओ, इतना नहीं होगा, बहुत अंतर है। देखो यहाँ पर जैसे ये दिया है ना 3400 दिया था अपन को, अब वहां पे वो अपन को एमीन भी दे देते, OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी दे देते तो क्वेश्चन टफ हो जाता। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया, ये ईथर दिया है, ये कार्बोनाइल एल्डिहाइड, कहीं से 3400 के पास ही नहीं है लोग, तो अल्टीमेटली क्या होगा, तो अल्कोहल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड एज मूलिंग एजेंट इन द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR और मूलिंग की तो बहुत अच्छी दोस्ती है। ठीक है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और मूलिंग एजेंट ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है,
और मतलब पूछा जाता है, सबको बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन पूछने में एग्जाम में। मुलिंग एजेंट कहाँ यूज होता है, तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। अब कहानी आ गई यहाँ पर कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड एज अ मुलिंग एजेंट। मुलिंग एजेंट कौन है आखिर में? मुलिंग एजेंट क्या होती है? हमारी मुलिंग टेक्निक्स होती है जिसमें हम IR के सैंपल प्रिपेयर करते हैं। IR कहता है कि जो भी हो ले आओ, मैं सबका एनालिसिस कर दूंगा, चाहे आप लिक्विड लेके आओगे तो लिक्विड का कर दूंगा साहब, आप सॉलिड लाओगे सॉलिड का कर दूंगा, गैस लाओगे मैं गैस का कर दूंगा। ठीक है, IR हमको भाई दे देता है फ्री हैंड, कहता है तुमको जैसा है ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबका कर सकता हूँ, मेरे पास हर एक के लिए अलग अलग टेक्निक है। हम क्या करते हैं, अल्कली हैलाइड का यूज कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, टेक्निक्स है। तो ये ध्यान रखना है। इसमें हमारा जो रहेगा, ओके, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म तो आंसर होगा नहीं, हेक्साक्लोरोब्यूटाइडाइन भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आंसर नहीं होगा, न्यूजॉल एकदम अपना करेक्ट आंसर है, ये मुलिंग एजेंट होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। न्यूजॉल क्या है हमारा, मुलिंग एजेंट होता है। तो ये जो होती है हमारी सैंपलिंग टेक्निक्स होती है, ठीक है, सैंपलिंग टेक्निक्स होती है, उसमें हम मुलिंग एजेंट में मिनरल ऑयल होता है हमारा न्यूजॉल, इसको यूज करते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो जो पैलेट्स बनाते हैं हम लोग इसमें छोटे छोटे टैबलेट, तो उसमें ये बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहा है बस, ये जिससे प्रॉपर हमारा क्या बन जाए भाई, हमारी पैलेट्स बन जाए। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद विच आर द फॉलोइंग रिएजेंट यूज्ड एज अ मोलिंग इन IR, ये तो मैंने करा दिया आपको एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ द पीक्स शोन बाय द डाइइथाइल ईथर इन द NMR स्पेक्ट्रम। अब NMR स्पेक्ट्रम में अगर लिखा है तो आप बोलोगे सर एक तो प्रोटॉन NMR होता है और साहब एक C13 NMR होता है, हम किसका आंसर दे दें? अरे भैया जब मेरे NMR लिखा रहेगा ना तो प्रोटॉन NMR का ही हमको आंसर देना है, पहली चीज तो ये क्लियर रखना हमेशा। अगर वो C13 का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो मेंशन करेंगे कि ये C13 का क्वेश्चन है, ये आपका NMR है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स पूछे तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है भाई, हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। देखो ये हमारा CH3, CH2O, CH2 और ये CH3, इसमें नंबर ऑफ सिग्नल, तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को देखना है हमको। तो देखो ये वाला प्रोटॉन और ये वाला प्रोटॉन सिमिलर है, ये B वाला और ये B, तो इसमें कितने सिग्नल्स आने वाले हैं भाई? इसमें आपके 2 सेट ही तो है प्रोटॉन के, ये आपका है, इसको 4 काउंट नहीं करना कभी। हमको NMR मतलब केमिकली और जो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं उनका एक सिग्नल होता है। तो ये देखो इसका CH3 है, CH2 से अटैच है, ये CH3 ये CH2 से अटैच है और CH2 बाद में जाके ऑक्सीजन से अटैच है, तो सबका एनवायरमेंट तो सेम है ना, तो ये लगभग सिमिलर ही है। तो अल्टीमेटली इसका एक सिग्नल आएगा और इसका एक सिग्नल आएगा, तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे बेटा? 2 नंबर ऑफ सिग्नल्स हमारे आने वाले हैं इसमें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, तो ये दिख रहा है आपको, 2 नंबर ऑफ सिग्नल्स आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमनोर इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन जब याद आते हैं ना तो एक बार जरूर अपने रिवाइज कर लिया करो कि ये इक्वेशन कहाँ यूज होता है, सबसे पहले लेमनोर फ्रीक्वेंसी कहाँ रहती है, ठीक है, ये सब इक्वेशन आपको ध्यान रखना है। इक्वेशंस कई बार पूछ ले जाते हैं कौन सा इक्वेशन कहाँ यूज होता है, तो इसको ध्यान से रखना। इक्वेशन देखा जाए तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेमनोर फ्रीक्वेंसी जो है हमारी वो लास्ट डी ऑप्शन में दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है, लेमनोर इक्वेशन, ठीक है। लेमनोर इक्वेशन जो होता है हमारा फाइनली ये क्या करता है, ये हमारा फाइनल इक्वेशन होता है, इसको ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड B0 होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये गायरो मैग्नेटिक रेशो होता है, ठीक है। ये एक्चुअल में स्पिन है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चल रहा है, तो अल्टीमेटली क्या है, NMR से रिलेटेड है हमारा। IR से क्या होता है रिलेटेड, स्टोक्स लॉ होता है हमारा, ठीक है। और UV से कौन रिलेटेड होता है, बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ होते हैं, ठीक है। इनको कम से कम लॉ को याद रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द डायटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल। देखो डायटोमिक लिखा है और लीनियर भी लिखा, अगर आप डायटोमिक लिख भी दोगे तो दो लोग तो यार स्टेट में ही जोड़ेंगे, तो लीनियर तो वो होगा ही, ठीक है। डायटोमिक है तो लीनियर तो होने ही होना है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल है और लीनियर मॉलिक्यूल है, उसके लिए बताना है। तो सीधा लीनियर के लिए 3n-5 होता है, तो n की वैल्यू कितनी है बेटा इसमें, n की वैल्यू अपने 2 है, तो यहाँ पे करोगे 3 × 2 - 5 तो 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 आंसर हो गया। ऑप्शन में अगर मान लो सपोज आप 3n-6, चलो आप कंफ्यूज हो गए, आप भूल गए भैया एग्जाम है भूल गए फार्मूला, तो ऑप्शन तो देखो यार जरा, उसमें 3n-6 में आएगा 0 आंसर, तो 0 तो है ही नहीं, तो क्या दिक्कत थी, ये तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ये आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है देखो हमारे, अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हो, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए ट्रांजिशनल डिग्री 3 होती है और रोटेशनल 2 हो जाती है, नॉन लीनियर के लिए 3 होती है, इसलिए यहाँ 3n-6 होता है, ठीक है, और यहाँ 3n-5 होता है। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे 3 होते हैं, 3n होता है। अब हमें पता है भाई कि हमारा ट्रांजिशनल में 3 है और ये 2 है, तो 3n-5 कर देते हैं वाइब्रेशन निकालने के लिए, और नॉन लीनियर के लिए 3 + 3 हो जाता है 6, तो हम 6 को माइनस कर देते हैं,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गैस सेल यूज्ड फॉर द सैंपलिंग ऑफ गैसेस इन आईआर इज मेड अप ऑफ। भाई किससे बनी होती है गैस सेल? देखो कहानी ये कहती है कि जब भी आईआर का क्वेश्चन आएगा तो एल्केलाइड को हमें देखना है, लेकिन यार भाई साहब है अब इसमें तो अब समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई, ये थोड़ा सा डीप हो गया क्वेश्चन अपना। ठीक है, अब सब एल्केलाइड दे दिए, ऑल दिया नहीं, अब बेस्ट हमको चूज करना है, तो भैया हम अपने टेबल साल्ट को मानेंगे, जो हमारे घर की टेबल पे नमक रखा रहता है ना उसको मानो। जो गैस सेल होती है वो सोडियम क्लोराइड की NaCl की ही बनी होती है, ध्यान रखना है। NaCl ही गैस सेल के लिए यूज करते हैं मेनली, कॉमनली, और बाकी ये भी यूज हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, लेकिन यार 4 लोग खड़े हो बोल रहे हैं मेरे को पहचानो, तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा? NaCl को पहचानना होगा। ठीक है, ये देखो ये जो होता है IR रेडिएशन पासेस थ्रू द सैंपल, केमिकल वेपर्स रहती है हमारी, IR को एब्जॉर्ब करती है और उसमें आपका वेव नंबर अपन लोग मेजर कर लेते हैं। तो गैस सेल इज मेड अप ऑफ द NaCl। गैस सेल किसकी बनी होती है बेटा? NaCl की बनी होती है। दिख रही है आपको गैस सेल रहती है, इसमें हम गैस सैंपल, हमने कहा ना IR कहता है जो हो ले आओ मैं करूंगा, लिक्विड का करेगा वो, लिक्विड के लिए आप मोलिंग एजेंट यूज कर लोगे। ठीक है, लिक्विड जो है हमारा उसमें हम क्या करते हैं? प्लेट्स बनाते हैं। मोलिंग एजेंट हम सॉलिड के लिए यूज करते हैं, इसमें हम प्लेट्स बनाएंगे, प्लेट्स के बीच में थिन लेयर बना देते हैं हमारे लिक्विड की, एल्केलाइड की प्लेट्स रहती है। और अगर आपको गैस का करना होता है तो अपन क्या बनाते हैं? गैस सेल को बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर ऑफ सिग्नल्स अपन से पूछे गए हैं, तो इनको क्या करना है? मैच दी कॉलम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना है? मेथेनॉल बना लो ऐसा बाजू में, भाई ये बना लिया। एसीटोन बना लो, ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 एसीटोन बना दिया आपने। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बना लो, ये CH3 CH3 OH, ये आइसोप्रोपाइल हो गई। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बना लो, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो पहले आपको एक प्रोपेन बनाना पड़ेगा, ये साइक्लोप्रोपेन इस तरीके से, ये मिथाइल साइक्लोप्रोपेन बना लिया। अब इनका देखो अपन को नंबर ऑफ सिग्नल का मैच दी कॉलम, तो मेथेनॉल में कितने सिग्नल दिख रहा है आपको बताइए? ये 2 टाइप के प्रोटॉन है इसमें, तो इसके 2 हो जाएंगे। एसीटोन में कितने आएंगे बेटा? ये दोनों इक्वल ही हैं, तो इसके 1 आएगा एसीटोन का। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कितना आएगा? ये आपके यहाँ पे कितने आएंगे? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में जो रहेंगे हमारे, ये तो इक्वलेंट हो जाएंगे आपके दोनों। ठीक है, और बाकी इसमें रहेगा ये 1 2 3 इसके हो जाएंगे आपके। ठीक है, और मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में यहाँ पे 1 2 3 4 सब डिफरेंट है आपके, इसके 4 आएंगे। तो मैच करना है हमको। इसमें देखो फर्स्ट का 2 किस में दिया हुआ है? अच्छा ये P लिखा हुआ है, तो भाई हमको देखना है फर्स्ट का Q यहाँ दिया है, चलो ठीक है। अब आता है हमको एसीटोन, एसीटोन में क्या दिया है अपना? एसीटोन सेकंड का P इसमें दिया है अपन को, इसमें भी दिया है। अब अपने ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो चुके हैं, यहाँ पे देखना है हमको। अब हम आते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में, उसमें 3 है। ठीक है, थर्ड का R इसमें दिया है, तो यही अपना आंसर एकदम करेक्ट है, ये अपना A ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। ये नंबर ऑफ सिग्नल्स का कैलकुलेशन है, मैं बता चुका हूँ आपको, पूरा ध्यान रखना है प्रॉपरली। ये देखो 2 टाइप के प्रोटॉन है भाई, इसमें 1 टाइप का है, दिख रहे हैं जरूर, लेकिन है तो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है। इसमें टोटल 4 आएंगे और इसमें कितने आएंगे आपके? 3 आएंगे। अब जैसे आइसोप्रोपाइल बना है, कोई बच्चा देखेगा अरे सर यार अब क्या बता रहा हूँ, ये इसमें तो 3 तो प्रोटॉन ही है, अरे बीच वाला भी तो है भाई मेरे, ये CH भी तो है, उसको बनाना है। कभी भी प्रोटॉन सॉल्व करो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइनिंग पे मत करना। जैसे मान लो मैंने कहा इसका बताइए कितने प्रोटॉन होंगे, तो आप बोलोगे सर ये तो आपने T बना दिया, भाई ये T नहीं है, ये CH3 है, ये CH3 है, और यहाँ पे क्या है? CH है, समझ रहे? तो इसमें 2 आएंगे क्योंकि ये तीनों तो इक्विवेलेंट हो जाएंगे, और एक इसका आएगा। तो इस तरीके से इनको करना सीखो। अब आता है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम ग्रुप अटैच टू द ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर द शील्डिंग। बेटा जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो डी शील्डिंग होती है, एकदम गलत है। डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज द शील्डिंग, इंक्रीज नहीं होगा, जितने दूर जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उतनी ज्यादा आपकी क्या होती है? जितना ज्यादा वो दूर जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज्यादा क्या होती है? शील्डिंग होती है। ये तो डी शील्डिंग के लिए लिखा है इंक्रीज, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, ये सब्सटेंस फ्री ऑफ प्रोटॉन शुड बी यूज्ड एज सॉल्वेंट, बिल्कुल सही बात है। कपलिंग कांस्टेंट मेजर, इसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज और साइकिल पर सेकंड होता है। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 3rd और 4th अपने सही है, तो ये C ऑप्शन में। ये इसलिए गलत है बेटा, ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होती है वो डी शील्डिंग करता है। जैसे यहाँ क्लोरीन पास में लगाया तो डी शील्डिंग ज्यादा होगी। ठीक है, अब इस वाले में क्या लिख दिया? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर हम दूर कर देते हैं, सपोज यहाँ पर जैसे ये है CH3Cl है और यहाँ पर CH3CH2Cl, ये इसमें पूछेगा कि प्रोटॉन ये जो मिथाइल वाला प्रोटॉन है किसका डी शील्डिंग ज्यादा है, तो डी शील्डिंग ज्यादा उसका रहेगा जिसके पास में क्या है? क्लोरीन ज्यादा है, उसकी केमिकल सेफ्टी की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं कि अगर अपन इलेक्ट्रोनेगेटिव की डिस्टेंस को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे ये है डिस्टेंस बढ़ा दी,
तो ये लिख रहे हैं कि इंक्रीज हो जाती है डिसेंडिंग, भैया इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इसलिए आपका ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अगला। ये आपको सॉल्व हो गया, करा दिया है, पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, बम्बार्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आर प्रोड्यूस फ्रॉम विच टाइप ऑफ सोर्स। हम क्या करते हैं भाई, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहते हैं कि हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री में बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का यूज नहीं करते। यूवी विजुअल का करता है, IR का करता है, मास रेडियो फ्रिक्वेंसी का कर लेता है, ESR माइक्रोवेव का करता है, लेकिन मैं नहीं करता, मैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करता हूं। तो भाई वो कहां से लाते हो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है। तो इसमें हमारे जो ये रहते हैं, ठीक है, बम्बार्डमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये इलेक्ट्रॉन जनरली प्रोड्यूस करने के लिए हम फिलामेंट यूज करते हैं, टंगस्टन फिलामेंट। उसको हीटेड करने की जरूरत नहीं होती हमको, टंगस्टन फिलामेंट हम सिंपल यूज करते हैं, वो जनरेट कर देता है, ठीक है। बम्बार्डिंग जो होते हैं हमारे टंगस्टन फिलामेंट से होते हैं, ध्यान रखना। और उसी से फिर आगे जाके फ्रेगमेंटेशन होता है, हमारे मोलिकुलर आयंस बन जाते हैं, पेरेंट आयंस बनता है, डाटर आयंस बन जाते हैं। उसी में से जिसका सबसे ज्यादा अबंडेंस होती है 100%, उसको बेटा अपन बेस पीक बोल देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक है हाईएस्ट m अपॉन e वैल्यू। आ गया वही क्वेश्चन जो मैंने अभी बोला, हाईएस्ट m अपॉन e वैल्यू, या जिसका सबसे ज्यादा क्या होता है भाई 100%। अगर अबंडेंस पूछेगा, ये चीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सबसे ज्यादा m अपॉन e वैल्यू किसकी होती है, मॉलिक्यूलर आयन की होती है। जो हमारा मेन मॉलिक्यूल्स था उसको हमने आयोनाइज कर दिया है ना, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट और हमारे मॉलिक्यूलर वेट का तो बराबर है, फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो उसका m अपॉन वैल्यू कम हो जाता है। लेकिन जो पीक हमारे ग्राफ में सबसे ज्यादा अपीयर होती है, 100% अपीयरेंस देती है बेटा, उसको बेस पीक बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कभी नहीं बोलना कि बेस पीक का m अपॉन ई वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, नहीं, हाईएस्ट लिखा है साहब m अपॉन ई वैल्यू, तो उसका मॉलिक्यूलर आयन ही आंसर होगा, ये ध्यान रखना। देखो ये इस ग्राफ से समझो आप, जैसे ये कोई भी है, ये ग्राफ बना हुआ है, देखो ये हमारा मॉलिक्यूलर आयन पीक है बेटा, इसका 98 आ रहा है, समझ रहे हैं। अब 98 तो सबसे बड़ी वैल्यू है, लेकिन देखो बेस पीक हमारी है डाटा आयंस में से आई, इसकी अबंडेंस 100% होती है, अपीयरेंस सबसे ज्यादा होता है, उसी को अपन बेस पीक बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इन्वॉल्व डबल बॉन्ड इन गामा हाइड्रोजन, ठीक है भाई। अपन ने देखा है कोई ब्रेकडाउन टाइप का होता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि पाथवे इन्वॉल्व द डबल बॉन्ड इन गामा हाइड्रोजन, बीटा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है, बीटा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, गामा हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, किस में होता है भाई, ये होता है मैक्लाफर्टी रिअरेंजमेंट में होता है। मैक्लाफर्टी रिअरेंजमेंट हमारे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है, रिअरेंजमेंट आयंस बन जाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक है। तो मैक्लाफर्टी रिअरेंजमेंट में क्या होता है, देखो गामा हाइड्रोजन हमारा बेटा शिफ्ट हो जाता है और बीटा बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, तो दो पार्ट में हमारा ब्रेक होता है, एक एथाइलिन बनता है और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है ये एथाइलिन बन गया, और ये आपका क्या बन जाता है, इनॉल रेडिकल बन जाता है। फाइनली ये इन रहता है और ऑल रहता है, दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये देखो ये आपका यहाँ से चलेगा पूरा हमारा अल्फा बीटा गामा, गामा कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ से बॉन्ड अपना बीटा बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो देखो यहाँ पे बन गया, और ये फाइनली इनॉल फॉर्म में अरेंज हो जाता है, तो इसको ध्यान रखना, मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट होता है भाई। मास स्पेक्ट्रा किसके बीच प्लॉट करते हो बेटा, मास स्पेक्ट्रा में एक भाई तो मास होगा कि नहीं होगा, m अपॉन ई तो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर वेट वर्सेस पीक हाइट, कंसंट्रेशन वर्सेस, ये तो काम खत्म करो इसका बी का, ठीक है। इसके बाद कंसंट्रेशन, और ये भी जिसमें मास है, चलो उसको थोड़ा अपन वैल्यू दे देते हैं, चलो यार ठीक है ये रख सकता है। तो इसमें सीधा सीधा रहता है अबंडेंस ऑफ द आयन और m अपॉन ई रेशो। m आप बोलोगे सर यहाँ तो z लिखा, तो भाई e और z वो एक ही चीज है, अपन के ऊपर है, m अपॉन ई रेशो रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, मास अपॉन चार्ज रेशो है वो आपको जैसा करना कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ध्यान रखना। अब मास अगर आप पढ़ रहे हो बेटा तो थोड़ा यूवी को भी बोलो, यूवी का कैसे करते हो कर्व, उसमें हमारा क्या रहता है, वेवलेंथ रहता है, ठीक है, एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ का कर्व रहता है। आईआर में क्या रहता है, वेव नंबर परसेंटेज ट्रांसमिशन रहता है, ठीक है। एनएमआर में किसका कर्व रहता है बताओ जल्दी से, एनएमआर में हमारा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू रहती है और इंटेंसिटी रहती है पीक्स की, ठीक है। तो वो आपको आना चाहिए, यहाँ पर सबसे मेन यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी रहती है, उसी के डिफरेंस को तो केमिकल शिफ्ट बोलते हैं, रेशो को अपन, तो वो, और यहाँ पे क्या रहती है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स रहता है, सभी के कर्व आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन हमारा, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड कैन बी यूज बाय, भाई मॉलिक्यूलर वेट तुमको निकालना है तो किसको फोन करोगे यार, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलोगे आ जाओ भैया जल्दी निकालो, ये मास का नाम ही उसमें m अपॉन ई रेशो में फाइंड आउट हो जाता है। और इसमें कहा भी गया है कि जो हमारा मॉलिक्यूलर आयन बनता है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है
वो हाईएस्ट होता है और हमारे मॉलिक्यूल्स के इक्वली होता है, ठीक है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहती है भाई हम तुमको प्रोटॉन की इंफॉर्मेशन दे देंगे या कार्बन का टाइप बता देंगे, ठीक है। ईएसआर जो होता है ये इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्नोलॉजी है, ये एनएमआर का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। यूबी हमको क्या बताता है, अनसैचुरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। और आईआर फंक्शनल ग्रुप को देता है, हमको अलग अलग करना पड़ता है। फाइनल जो बेस्ट है वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हमको मॉलिक्यूलर वेट निकाल के दे देता है भाई, ठीक है। फॉर अ सबस्टेंस टू बी रिमेन रमन एक्टिव इज मस्ट चेंज द पोलराइजेबिलिटी। डायपोल डायपोल मूवमेंट जब चेंज होता है बेटा तो आईआर होता है, और जब पोलराइजेबिलिटी चेंज हो जाती है तो हमारा क्या होता है, रमन होती है। रमन और आईआर एक दूसरे के भाई, जो रमन एक्टिव होता है वो आईआर इनएक्टिव है, जो आईआर इनएक्टिव होता है बेटा वो रमन एक्टिव होता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन देखिए, जो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस है जैसे अपन खुद बोलते हैं, और एनएमआर में हम प्रोटॉन का देखते हैं, न्यूक्लियस का, इसमें हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का ईएसआर में। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी वाइब्रेशन ही चेंज होना है, सब कुछ हो रहा है, बट यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रमन। इनकरेक्ट पूछा है उन्होंने, इनकरेक्ट मतलब हमको भाई रॉन्ग बताना है, इसको ध्यान से पढ़ दिया करो कि इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने पूछा है द स्कैटरिंग ऑफ द रेडिएशन प्रोड्यूस लाइन विद द लोअर फ्रीक्वेंसी कंपेयर्ड टू द called the Stokes line when the scattering radiation produced with the higher frequency called the anti-Stokes lines, ठीक है। Raman shift difference between the frequency of incident and the particular scattered light. Intensity of Raman line is not dependent on the concentration of the substance. बताइए क्या हो सकता है इसका रॉन्ग आंसर। तो इसमें यही लग रहा है कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, बाकी सब तीनों तो एकदम परफेक्टली सही है। स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन, ठीक है। तो रमन शिफ्ट का मतलब ही तो होता है बेटा डिफरेंस। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, पहले यहां बैठे थे वहां चले गए, अंतर आ गया ना बीच में, तो वही तो शिफ्ट होता है। नेक्स्ट है फेराडे कप डिटेक्टर कहाँ यूज होता है बेटा। फेराडे कप बहुत बढ़िया कप है यार ये तो। फेराडे कप डिटेक्टर कहाँ यूज होता है भाई, फेराडे कप डिटेक्टर कहाँ यूज होता है, फेराडे कप डिटेक्टर की यूटिलिटी आपको बताना है, ठीक है। तो भाई फेराडे कप जो होता है हमारा कप है भाई, वो गिर रहे हैं फ्रेगमेंट्स, टुकड़े, मास में क्या होता है, हमारे मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं इस तरीके से, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन टुकड़ों को कलेक्ट करने के लिए अपन ने एक कप लगा रखा है, तो उसी को बोलते हैं फेराडे कप, ठीक है। तो ये हमारा मास में यूज होता है फेराडे कप, ध्यान रखना है। फेराडे कप कहाँ यूज होता है, मास में यूज होता है। तो देखो सबके डिटेक्टर एक बार जरूर पढ़ लो, इसमें अपन एक बार पढ़ते हैं। यूवी विजिबल में लाइट सोर्स जीनोन आर्क है, ठीक है। टंगस्टन फिलामेंट ड्यूटेरियम लैंप है। बैरियर लेयर होता है, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब होता है, फोटो सेल होता है। आईआर में हमारा इनकेंडेसेंट लैंप, नर्स ग्लाबर सोर्स मरकरी आर, इनको यूज करते अपन। थर्मोकपल, बोलोमीटर, ग्लोली सेल, सेमीकंडक्टर, ये डिटेक्टर किसके होते हैं भाई, आईआर के होते हैं। इनको इंपॉर्टेंट है टेबल बेटा, आप लोग नोट कर लेना, कॉपी उठा के नोट करो इसको, देरी मत करो बिल्कुल, ठीक है। एनएमआर में रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर रहता है, और इसमें एफटीएनएमआर अपना इंस्ट्रूमेंट ही रहता है, वही करता है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉन जनरेट के लिए इलेक्ट्रॉन कैप्चर, केमिकल आयोनाइजेशन, फील्ड आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रो स्प्रे, बहुत सारी मेथड्स होती है। और अगर आपसे कोई पूछता है भाई डिटेक्टर का नाम बताइए, तो डिटेक्टर तो आपको पता है क्या होगा डिटेक्टर। फैराडे कप होता है, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर भी होता है, फोटो मल्टीप्लायर भी होता है, और अराई डिटेक्टर भी होता है, ठीक है। तो ये डिटेक्टर्स वाला जो पार्ट है इसको बेटा कर लेना, एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ से 99%, क्योंकि सभी मेथड्स का दिया है इसमें, बहुत अच्छी टेबल है ये। नाइट्रोजन लूप्स किसका इंफॉर्मेशन देगा बेटा, एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट दे ही नहीं सकता, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ द नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ये दे सकता है। नंबर ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइकिल ऐसा कुछ नहीं है। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन की तो बात ही खत्म, ये भी। तो टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन के बारे में प्रोडिक्शन देता है कि अगर जैसे वाले हमारा 13 मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है, तो हम ये बता सकते हैं कि नाइट्रोजन अगर होगा तो वो ऑड नंबर में होगा, ठीक है। और अगर आपका इवन मॉलिक्यूलर वेट आया तो या तो नाइट्रोजन नहीं है, और अगर नाइट्रोजन है भाई तो वो 2 है या 4 है या 6 है, इस तरीके से हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। जैसे कभी मान लो इसी क्वेश्चन को किसी ने टफ कर दिया, उसने आपसे मतलब घुमा दिया आपको पूरा कि आप कहोगे सर अब हम क्या करें, कहाँ चले जाएं, ठीक है। उसने क्या किया, अपन को एक क्वेश्चन दिया, उसने कहा अकॉर्डिंग टू द नाइट्रोजन रूल। भाई नाइट्रोजन रूल के अकॉर्डिंग किसी कंपाउंड में, कोई कंपाउंड है, हमको बताया नहीं उन्होंने कौन सा कंपाउंड है, उन्होंने नहीं बताया हमको। उन्होंने कहा भैया आपका मॉलिक्यूलर वेट है जो 13 आ रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन रूल के अकॉर्डिंग 13 आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट आपका 13 आ रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। उसने कहा मॉलिक्यूलर वेट आपका 13 है, तो कौन सी रिंग हो सकती है। या उन्होंने कहा मॉलिक्यूलर वेट अपना 12 है, सपोज इवन कर दिया है उसने, और रिंग पूछ ली अपन से। इवन में उसने कहा एक अपन को बना दी इमिडाजोल रिंग बना दी भाई मेरे, ठीक है। दूसरी रिंग उन्होंने भाई ने पायरोल बना दी अपन को सपोज, ठीक है। तीसरी रिंग उन्होंने क्या बना दी, पायरोलिडीन बना दी,
ठीक है। एक रिंग उन्होंने कहा चलो एक काम करो, तुम लोग परेशान मत हो, मैं फ्यूरेन बना देता हूँ। तो इमिडाजोल रिंग में 2 नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। तो अगर इवन है बेटा तो नाइट्रोजन इवन हो सकते हैं। पायरोल में 1 नाइट्रोजन होता है, पायरोडीन में 1 नाइट्रोजन होता है, फ्यूरोन में तो ऑक्सीजन होता है केवल। ये इस तरीके से फ्यूरोन रिंग रहती है, यहाँ ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा तैयार रहना इसके लिए भी अपन को, ठीक है। ओके भाई, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टेस्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। जो टेबल है डिटेक्टर्स वाली उसको प्रॉपर कर लोगे आप लोग। ओके, तो चलिए सॉल्व करेंगे फार्माकोग्नोसी से कुछ क्वेश्चन को ट्रिक के साथ। दिया गया था क्वेश्चन वीकली टेस्ट में, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ ओपियम। क्या कुछ है बायोलॉजिकल सोर्स ओपियम का, इसे हम जानेंगे, वो भी ट्रिक के थ्रू। देखते जाइएगा। दिया गया है ऑप्शन ड्राइड लेटेक्स ऑफ अनराइप कैप्सूल ऑफ पेपावर सोमनीफेरम, ड्राइड लेटेक्स ऑफ अनराइप कैप्सूल ऑफ कैरिका पपाया, ठीक है। इसी प्रकार से और दे दिया गया है सिफेलिस एपिका क्यूना दिया गया है, थियासाइनेंसिस दिया गया है। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक फिर से बतलाऊंगी, जिससे कि आपको हमेशा ही ओपियम का जो बायोलॉजिकल सोर्स है कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है, विथ फैमिलीज की। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, ओपियम को आप जानते हैं क्या कहते हैं हम लोग, अफीम, ठीक है। ये नारकोटिक होते हैं भाई, है ना, नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग के अंदर ये आते हैं। अफीम इनका क्या है, इनका हम लोग जनरली इनका नाम लेते हैं, अफीम के नाम से जानते हैं ओपियम को। अब क्या करते हैं, ओपियम को किस प्रकार से ऑब्टेन करेंगे, तो इनका जो कैप्सूल होता है, ओके, इस प्रकार से क्या होगा, इनका कैप्सूल होता है, इनमें क्या किया जाता है, एक चीरा लगाया जा सकता है, कह सकते हैं इंसीजन किया जाता है, तब इससे क्या ऑब्टेन होता है, मिल्की जूस ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो इसी मिल्की जूस को हम क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं। क्या कहेंगे, लेटेक्स के नाम से इनको हम जानते हैं। और इन्हीं का फिर क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, इनको ड्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, पाउडर फॉर्म फिर ये बन जाता है, ठीक है, वाइट कलर का होता है अफीम। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि आपको ये कमेंट करके बतलाना है कि ये जो लेटेक्स फॉर्म है, ठीक है, ओपियम का जो अनराइप हम लोग फ्रूट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो लेटेक्स पार्ट को, ये आपका ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर आएगा कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर। ये क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर, कहीं पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिले तो एक बार ज़रूर से सोचा करना, ठीक है। तो इसका आंसर आपको खुद ही देना है कि ये जो आपका कैप्सूल है, ये जो लेटेक्स है, वो क्या आएगा, अनऑर्गेनाइज के अंदर आएगा कि ऑर्गेनाइज। इसको आपको कमेंट करके आंसर करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसको कैसे याद रखें। तो सबसे पहले एक छोटा सा ट्रिक समझ लीजिए, एक स्टोरी ही समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या किया, पापा ने क्या किया, वर ढूंढा, ठीक है, किसके लिए, सोमनी के लिए। तो वर ढूंढा किसके लिए, फेरे लगाने के लिए, है ना। पापा ने वर ढूंढा किसके लिए, सोमनी के लिए, फेरे लगाने के लिए, ठीक है। फेरे मीन्स शादी, ठीक है, उनकी शादी करने के लिए। सोमनी है, एक लड़की है जिसके पापा हैं, उसके लिए वर ढूंढ रहे हैं, क्या करने के लिए, फेरे के लिए। तो पापा ने ढूंढा वर, तो पापा वर, ठीक है, और सोमनी के लिए फेरे, ठीक है, तो सोमनी फेरम, याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे याद रहेगा। अब ये तो याद हो गया कि इनका नाम है, बायोलॉजिकल सोर्स हो गया आपका पापावर सोमनीफेरम, और जो इसकी फैमिली भी है, इससे तो याद हो जाएगी कि पापावरेसी इसकी फैमिली होती है। पर ये कैसे याद रहेगा मैम कि यही जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो ओपियम का है। तो कैसे याद रखना आप लोग कि ये जो आपका शादी हो रहा है ना, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब इनका शादी होने लग गया, पापा ने वर ढूंढा, सोमनी के लिए फेरे हो रहे हैं, मीन्स यहाँ पर शादी का माहौल है। तो शादी में क्या बना था, शादी में बना था उपमा, ओके, याद रहेगा क्या बना है शादी में, उपमा, ठीक है। जिसको जिसको भी पसंद हो उपमा, वो भी कमेंट करिएगा कि जी हाँ पसंद है हमें। तो उपमा से ओपियम याद रहेगा, शादी में क्या बना, उपमा, और ओपियम इससे याद रहेगा, ठीक है। तो अब वहाँ पर इसे भी याद रखना आप लोग कि यहाँ पर शादी हुआ तो ये सारी चीज़ें करके ओपियम बना, ओपियम मीन्स उपमा से याद रहेगा, ओके। तो अब इससे याद हो जाएगा, हमेशा ही कभी नहीं भूलेंगे। कभी भी पापावर सोमनीफेरम आया तो वहाँ पर आपको उपमा याद आ जाना चाहिए, उपमा से फिर ओपियम, ओके। चलिए, तो इस प्रकार से ये याद रहेगा। अब आपको इस सारे ऑप्शन में जाना ही नहीं है। तो सिंपल सा बायोलॉजिकल सोर्स पूछा गया था, किस प्रकार से ऑब्टेन करते हैं ये देख लिया, और इनकी फैमिली भी हमने यहाँ पर से जान ली, ठीक है। और ये भी आपको कमेंट करना है कि ये अनऑर्गेनाइज रहेंगे कि ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट चलेंगे, दिया है मेन एल्किलॉइड ऑफ एट्रोपा बेलाडोना इज। अब एट्रोपा बेलाडोना में हमेशा ही ये सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि आपने देखा होगा ट्रोपिन एल्किलॉइड जितने होते हैं, अब जानते हैं इनका मैंने आपको कीमोटेक्सोनॉमिकली बतलाया भी है, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, सोलेनेसी फैमिली से होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, सोलेनेसी फैमिली से होते हैं, और इनकी जो मेनली माइक्रोस्कोपी की बात कर लें या फिर आप केमिकल की बात
बात कर ले थोड़ी सिमिलर होती ही हैं, है ना। तो इसमें हम हो जाता है हमेशा ही कन्फ्यूज़न। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ट्रोपेन एल्कोलाइड में क्या क्या होता है, एक होता है बेलाडोना, एक होता है हायोसाइमस, है ना, और होता है धतूरा, डुबोशिया होता है, ठीक है, और क्या होता है इसमें होता है स्ट्रामोनियम, ठीक है। तो अब ये आपको याद हो गया। अब क्या करिएगा आप लोग, इसको इस प्रकार से ही लिखिएगा तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अब इस डी और इस डी में क्या प्रेजेंट होता है, इन दोनों डी में होता है हायोसिन, ठीक है, दोनों डी में क्या प्रेजेंट होता है, हायोसिन। और जो आपका ये बी और एच, बी से आपका हो गया बेलाडोना और एच से हायोसाइमस, ये दोनों जो बचा इसमें होता है एल हायोसाइमिन, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारा स्ट्रोमोनियम, एस फॉर स्ट्रामोनियम बचा। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ऐसे अब याद रहेगा हमेशा ही, अब कभी नहीं भूलेंगे। डी जब आया तो हायोसिन, और फिर बी और एच में होता है एल हायोसाइमिन। मेन एक्टिव केमिकल कांस्टेंट की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर आपको मेन ही लिखा गया है, देख लीजिए, ठीक है। रहता तो और सभी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दोनों ही है, पर जो मेन है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखिएगा और हमेशा ही याद रहेगा कि ये दोनों रहेगा हायोसिन, ये रहेगा एल हायोसाइमिन, और स्ट्रामोनियम में दोनों चीज़ें भाई मैं रखूँगा, ये कह रहा है, ठीक है। ओके, तो इससे याद हो जाएगा हायोसाइमिन रहेगा इसमें रिच अमाउंट में। ओके, चलिए तो नेक्स्ट चलेंगे फिर से। इसी प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं आपको, ये पूरी थ्योरी इतनी नहीं जाननी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पहले ही देख लिए हैं, ठीक है, जब हमने एल्केलॉइड का फर्स्ट क्लास देखा था, ठीक है, वीकली टेस्ट में हमने, तो वहाँ पर हमने अच्छे से ये सारी चीज़ स्टडी कर ली। अब आपको क्विक फास्ट रिवीजन करना है ना। ये जो आपका स्पेशल एडिशन वीकली टेस्ट था ये रिवीजन टेस्ट है। नेक्स्ट चलेंगे, विच फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट प्रोड्यूस एम्ब्रेल्ड ग्रीन कलर विथ ब्रोमीन वाटर एंड डाइल्यूट अमोनियम सॉल्यूशन। तो अब आपको क्या याद रखना है, इनके जो केमिकल टेस्ट हैं इनकी बात हो रही है। तो ये जो आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब की जो रिएजेंट है उसे देख रहे हैं, दिया गया है ब्रोमीन वाटर एंड डाइल्यूट अमोनियम सॉल्यूशन। तो ये जो आपका ये जो रिएजेंट है वो किसका रिएजेंट होता है, थैलेक्विन टेस्ट का, ठीक है। और थैलेक्विन टेस्ट किस में किया जाता है, ये स्पेसिफिक टेस्ट किसका है, सिनकोना का, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, एक क्वीन है, ठीक है, क्वीन बताया था, जो कैसे याद रखना था, क्वीनिन, क्वीनिन के जो एल्केलॉइड हैं, क्वीनिन क्या होती है, जो क्विनोलिन एल्केलॉइड्स हैं, तो कैसे याद रखना था, क्विनोलिन से आपका क्वीनिन, और क्वीनिन में क्या था आपको सीन करने, मतलब बहुत अच्छा उसके पास क्या था, एक कैप था या भी कह सकते हैं, वो कैंप जाती है, ठीक है, बहुत सुंदर है, तो वो सीन करने लायक है, और जाती है कहाँ, कैंप, ठीक है। तो वो कहाँ रहती है, तो वो एक थाईलैंड टाइप से रहती है, समझ लीजिए, ठीक है। वो क्वीन कहाँ रहती है, थाईलैंड में रहती है, ठीक है। तो आपको ऐसे थैलेक्विन याद रहेगा, यदि आप ऐसे याद रख लेते हैं कि ये जो क्वीनिन है तो इससे सीन, तो सिनकोना के लिए क्या किया जाता है, थैलेक्विन टेस्ट किया जाता है, ठीक है, जो कि थाईलैंड में रहती है। तो थाईलैंड से आपका रहेगा याद आपको थैलेक्विन टेस्ट। और इसको देखिए, अब आपको पता है सिनकोना में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सिनकोना में होता है क्विनिन और क्विनिडिन, ठीक है। और आपको पता ही है ये जो सीन करने लायक है क्वीन, तो क्वीन से क्विनिन और क्विनिडिन, तो सभी चीज़ एक साथ ही कोरिलेट रहेंगे इसी ट्रिक से। तो आप लोग ऐसे करके ही याद रखें, ट्रिक बना कर, क्योंकि कोग्नोसी में हमेशा ही आप देखेंगे क्या समझने लायक है, केमिकल कॉन्स्टेंट को आप समझ सकते हैं नहीं, आपको ट्रिक बनाकर सारी चीज़ें रिमेंबर ही रखनी होगी, ठीक है। जैसे कि बायोलॉजिकल सोर्स में क्या समझ सकते हैं आप लोग, सिर्फ उसको ट्रिक बनाकर याद ही रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टेस्ट है, उनको भी आप लोग जो केमिकल रिएजेंट्स है उनको कैसे याद रखेंगे, तो ट्रिक बनाकर ही। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक के हेल्प से ही आप लोग क्या करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, देखिए यहाँ पर आ जाएगा क्विनिन आपका करेक्ट आंसर। और ये जो आपका टेस्ट था थैलेक्विन टेस्ट था, जिसके बारे में मैंने बताया, जहाँ पर ब्रोमीन वाटर एंड डाइल्यूट अमोनियम सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। और ये क्या होता है, इनका जब हम लोग यूज़ करते हैं किसके साथ, जो आपके सिनकोना एल्केलॉइड है उनके साथ, तब ये क्या होता है, ये एम्ब्रेल्ड ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। ओके, साथ ही साथ आपको पता है इसमें क्या होगा आपका, जब कभी हम लोग क्विनिन क्विनिडिन इनके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको क्या करेंगे, H2SO4 के साथ इनको क्या करेंगे, मॉइस्चर करेंगे थोड़ा सा, मतलब इनमें क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, कम क्वांटिटी में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यूवी लाइट के प्रेजेंस में ये ब्लू फ्लोरोसेंस यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि जब कभी पूछा जाता है यूवी लाइट में जो आपका सिनकोना है वो फिर क्या प्रोड्यूस करेगा, ब्लू फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि फ्लोरोसेंस से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट दिया गया है द क्विनोविन इज अ ग्लाइकोसाइड विच इज फाउंड इन। अब आप सोचेंगे मैम हम तो एल्केलॉइड्स पढ़ रहे हैं, ये क्या गलत क्वेश्चन है,
ठीक है कि ये यहाँ पर तो ग्लाइकोसाइड पूछा गया, हमें तो एल्क्यूलाइड से क्वेश्चन मिलने वाले थे। तो आप जो एल्क्यूलाइड पढ़ रहे हैं, देखिए अब आपका ये जो प्लांट है, ठीक है, अब प्लांट में आपने देखा होगा एक ही केमिकल कांस्टेंट तो नहीं होते, ये पूरा समझ लीजिए ये प्लांट है, ठीक है। तो अब इसके किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे कि मैंने बोला कि चलिए लीफ ही, ठीक है, इस लीफ में ही कितने केमिकल कांस्टेंट होंगे, और इस प्लांट में भी बहुत से केमिकल कांस्टेंट होंगे, एल्क्यूलाइड होगा, ग्लाइकोसाइड होगा, टैनिन होगा, रेजिन, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। पर हमें क्या स्टडी करना है, जो कि मेडिसिनली एक्टिव हो, ठीक है, इसीलिए इनको फिर उस पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है, एक ही पार्ट में बहुत से केमिकल कांस्टेंट रह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि वो जो एल्क्यूलाइड हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो ये जो पार्ट जैसे प्लांट है, ठीक है, जैसे कि हमने क्या देखा अभी, जैसे क्विनोविन ग्लाइकोसाइड किस में प्रेजेंट है, तो जो भी प्लांट अभी मैं आपको आंसर बतलाऊंगी तो उसका मतलब ये नहीं कि उसमें एल्क्यूलाइड नहीं हो सकता है ना, उसमें ही टैनिन भी होगा, रेजिन भी होगा, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एक ही पार्ट में बहुत से और केमिकल कांस्टेंट प्रेजेंट हो सकते हैं एक ही प्लांट में, ठीक है। तो यहाँ पर यदि क्विनोविन की बात करें तो आपको क्या ध्यान आ रहा है ये बताइए। देखिए क्विनोविन और क्विनीन जो हमने अभी स्टडी किया, क्वीन से क्या याद रखना था आपको, मैंने क्या बतलाया था, क्वीन से ही आपको याद रखना था सिनकोना, उसी में प्रेजेंट होता है क्विनीन। तो ये जो क्विनोविन भी है वो किस में प्रेजेंट होगा, सिनकोना में ही, ठीक है। इसका भले ही ये ग्लाइकोसाइड पार्ट है, ओके, बट ये किस में प्रेजेंट होता है, इसी सिनकोना में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग याद रखना है, मैंने आपको क्या कहा, एक ट्रिक यदि आपने लगा लिया उसी को कोरिलेट करते जाना सभी में, तो आप इस सारी चीज़ों को पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो सिनकोना में क्या प्रेजेंट होता है, इनमें मेन एल्क्यूलाइड है, इनका मेन एक्टिव केमिकल कांस्टेंट पूछा जाए तो, पर इसमें क्विनोविन भी प्रेजेंट होता है जो कि ग्लाइकोसाइड होता है, ठीक है। और इनके मेन एक्टिव केमिकल कांस्टेंट को आप जानते हैं, क्विनिन, क्विनिडिन, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनकी यूजेस भी मैं आपको कई बार बतला चुकी हूँ, जो आपने फर्स्ट क्लास में देखा होगा, ठीक है। क्विनिन एंटी मलेरियल होता है ना, और साथ ही क्विनिडिन की यदि बात करें तो एंटी अरिथमिक ये होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट चलेंगे लोबेलिया सॉल्यूशन व्हेन हीट इज गिव्स टिपिकल ऑर्डर ऑफ। अब लोबेलिया, ठीक है, लोबेलिया जो आपका प्लांट है, ओके। अब इसमें जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हीट अप्लाई करेंगे तो इनसे एक ऑर्डर आता है, एक स्मेल आता है, जो कि इसके स्मेल से इनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, इनका एक प्रकार से केमिकल टेस्ट है कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोबेलिया निकोटिनिफोलिया होता है, इसका क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स है। तो जब कभी भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हीट इन पर डालते हैं तो ये बहुत अजीब सा एक स्मेल आता है एसिटोफिनॉन का, ठीक है, बहुत अजीब सा एसिटोफिनॉन का स्मेल आता है, जिससे कि हम इसको आइडेंटिफाई के लिए इस केमिकल टेस्ट को यूज भी हम करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, लोबेलिया में एसिटोफिनॉन का ये जो स्मेल है वो आता है। और साथ ही यदि हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये जो आपका H2SO4 है, यदि हम लोग इस प्रकार से, ये आपका लोबेलिया दिया गया है, ठीक है, और प्लस हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 ऐड कर दिए, साथ में क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड हम ऐड करेंगे, तब क्या करता है, तब ये रेड कलर प्रोड्यूस करता है, ओके। ये भी इसका एक केमिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉन उर्क रिएजेंट इज आल्सो नोन एज डैश रिएजेंट विच यूज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है। वॉन उर्क रिएजेंट को और कौन सा रिएजेंट कहा जाता है और इसको किस प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। तो वॉन उर्क रिएजेंट की बात करें तो वो क्या होता है, पी डाइमेथिल, ठीक है, पी डाइमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड क्या होता है, वॉन उर्क रिएजेंट ये होते हैं, ठीक है। और इसी को वॉन उर्क रिएजेंट को ही हम क्या कहते हैं, इसी को एयरलिच रिएजेंट ही कहा जाता है, जो कि किसके लिए होता है, ई फॉर एयरलिच, ई फॉर एर्गॉट, ठीक है। क्या होता है, ई फॉर एयरलिच रिएजेंट बोलेंगे और ई फॉर क्या हो जाएगा आपका एर्गॉट। तो ये किसके लिए किया जाता है, एर्गॉट के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। ये स्पेशल टेस्ट है और ये पूछा ही जाता है, इसलिए इसको स्टार मार्क करिएगा। और इनका जो क्या होता है रिएजेंट, पी डाइमेथिल अमीनो बेंजल्डिहाइड होगा इनका मेन रिएजेंट, ओके। चलिए तो यहाँ पर भी ये सॉल्व हो गया। तो आपने वैसे भी सारी चीज़ें स्टडी कर ही ली, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, एक रिवीजन आपका हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, द टाइप ऑफ एल्क्यूलॉइड विच इज फाउंड इन नक्स वोमिका, ओके। पहले हमने क्या देखा था, पहले की क्लास में हमने बहुत सारे ट्रिक देखे थे, जिससे कि आपको पूरा केमिकल जो क्लासिफिकेशन था एल्क्यूलाइड का वो याद रखना था।
अब देखिए पर्टिकुलर जैसे कि हमने बताया था आपको ट्रोपेन एल्कोलाइड के लिए क्या याद रख लेना, आप लोग याद रखना जो BDH कॉलेज में, BDS कॉलेज में जो DCA की पढ़ाई होती है, ये वाला ट्रिक मैंने आपको बतलाया होगा। और एक और ट्रिक बताया था, जाकर जरूर से एक बार देखिएगा, वीडियो को याद रख लीजिएगा, मैंने आपको बोला था नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। जिससे कि आपको याद रखना था बेलाडोना, हायोसाइमस याद रखना था, कोका याद रखना था, ठीक है, साथ में डुबोसिया और धतूरा याद रखना था, और स्ट्रामोनियम याद में रखना था, ठीक है। तो बी जो आपका ट्रिक हो जाएगा, ठीक है, ट्रिक था BDH कॉलेज में जो DCA की पढ़ाई होती है उसके बारे में हमने देखा था, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ट्रिक इससे याद हो गया था। क्विनोलिन का मैंने कई बार बतला दिया कि आपको कैसे याद रखना है। जो क्वीन है वो सीन करने लायक है, बहुत सुंदर है, और इसमें कहा जाती है कैंप में वो जाती है, ठीक है। तो ये सिंकोना कैंपोथीका याद रहेगा। और आइसोक्विनोलिन का मैंने कैसे बतलाया था, आपको कैसे याद रखना है, आइसो को ही बड़ा कर लीजिए। आई से आपको क्या याद रहेगा, इपिकैक याद रहेगा, बोला था। ओ से ओपियम याद रहेगा, ठीक है। और एस को कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं, सी से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं ना, आपने देखा है कई वर्ड यहाँ पर एस हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो सी से आपको क्या याद रखना था, क्यूरारे आपको याद रखना था। तो इसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक बतलाया था। अब बचा आपका इंडोल एल्कोलाइड। तो इंडोल एल्कोलाइड के लिए हम लोग क्या ट्रिक देखने वाले हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको कैसे याद रखना है, जितने भी इंडोल एल्कोलाइड हैं, तो हम कहाँ गए, जैसे कि मैंने आपको इंडोल एल्कोलाइड में आता है राउल्फिया। राउल्फिया के बारे में क्या बताया, जब कभी भी राहुल्फिया आए तो आपको राहुल याद रखना है, ठीक है। तो राहुल कहाँ गया भाई, राहुल गया इंदौर, ठीक है, कहाँ गया, इंदौर गया वो। अब देखिए इंदौर से इंडोल याद रहेगा, राहुल गया था कहाँ, इंदौर गया था, ओके। अब वहाँ जाकर उसने क्या किया, वहाँ जाकर उसने फिश खाया भाई, और क्या खाया, फिश के साथ उसने मटन खाया, ठीक है। और मटन कहाँ से ऑब्टेन होता है आपको पता है, मतलब मटन किसको बोलते हैं, बकरी को ही कहा जाता है ना, बकरी नॉनवेज है ना, नॉनवेज जैसे फीस हो गया, तो उसको भी जैसे हम लोग, आपको पता है बकरी को गॉट कहते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, स्पेलिंग को इस टाइप से याद रखिएगा। और देखिए उसने खाया, फीस खाया, गॉट खाया, और क्या खाया उसने, साथ ही में ये सारे के साथ लिया था वाइन, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान नहीं देना है, आपको ट्रिक लगाना है, ठीक है। तो चलिए, तो ये जो आपका पहले उसने खाया फिश, फिर उसने खाया मटन, मटन से आपको गॉट याद रखना है, और उसके साथ उसने लिया था वाइन। कहाँ गया था वो, इंदौर गया था, ठीक है, पार्टी करने गया था। तो अब देखिए पार्टी कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, फिश और गॉट उसके चखना के लिए यूज़ हो गई, ठीक है, और ये उसने वाइन लिया। अब इतनी सारी उसने जब पार्टी कर ली तो उसको क्या हुआ, आपको सभी को पता है ना, पर आप तो अच्छे बच्चे हैं, आपको हालांकि ये सारी चीज़ें पता होंगी पर आप करते नहीं होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब ओवरलोडेड हो जाएगा तो क्या होगा, अंत में क्या होता है, वोमिटिंग, है ना, अंत में क्या हो जाता है, वोमिटिंग होता है, ओके। तो अब देखिए इसी सीक्वेंस को हम लोग अब ट्रिक में ले लेते हैं। तो अब आपको याद रखना है, राहुल से राहुल्फिया तो याद रहेगा हमेशा ही, मैं आपको बोलूँगी जब कभी भी राहुल आए तो राहुल्फिया याद रखना, ठीक है। इंदौर से क्या याद रहेगा कि हम इंडोल एल्कोलाइड के जो क्लासिफिकेशन उसे याद रख रहे हैं। अब देखिए फिश से याद रहेगा फिशोस्टिग्मा, ठीक है। अब गॉड से क्या याद रखेंगे, इरगॉट को याद रखना, ठीक है, गॉड से इरगॉट को याद रख लेना। वाइन से देखिए, वाइन से आपको विन का याद रहेगा। अब बचा हमारा वोमिटिंग, तो वोमिटिंग से नक्स वोमिका, ठीक है, नक्स तो याद रहेगा, वोमिका याद रख लेना है, किससे, वोमिटिंग से। तो इससे आपको अब इस सीक्वेंस से सारे इंडोल एल्कोलाइड हमेशा ही याद रहेंगे, ठीक है। तो फनी ट्रिक बनाइए, इसी प्रकार से एक स्टोरी बना लीजिए और इससे आपको याद रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इंडोल एल्कोलाइड हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट चलेंगे, द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर फॉर द माइक्रोस्कोपिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ कुर्ची बार्क इज, जो कुर्ची है होलेरियाना एंटीडाइसेंट्रिका, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है मैंने आपको पिछले क्लास में भी बतलाया है। अब इनके माइक्रोस्कोपी की बात करें तो इनका एक ज़बरदस्त माइक्रोस्कोपी होता है, ठीक है। जब इनका हम लोग देखेंगे, ये जो आपका देखिए ये जो कुर्ची बार्क है, ठीक है, होलेरियाना एंटीडाइसेंट्रिका जिसे हम कहते हैं, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। अब यदि हम लोग इसकी माइक्रोस्कोपी की बात करें तो ये जो कुर्ची बार्क होता है इनमें प्रेजेंट होता है एक बहुत ही बेहतरीन माइक्रोस्कोपी फीचर की बात करेंगे, यही क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। और तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है इनके कॉर्टेक्स रीजन में, ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है स्टोन सेल्स, और वो स्टोन सेल कैसे नज़र आते हैं, बहुत बड़े होते हैं साइज में, ये होंगे हॉर्स के सू के जैसे, ठीक है। ये इनका
कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसे याद रखिएगा, ऐसा ही पूछा जाता है। तो कुर्ची बार्क में प्रेजेंट होता है हॉर्स शू शेप्ड स्टोन सेल्स। ठीक है, स्टोन सेल्स क्या होते हैं, ये मेनली स्क्लेरेनकाइमा ही होते हैं जो कि डेथ होते हैं। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, डेथ टिश्यू होता है। ओके, और ये क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट हो रहा है इस टाइप का स्पेशल फीचर जिसको हम हॉर्स शेप के शूज टाइप के ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हॉर्स शू शेप्ड स्टोन सेल्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर देख पाएंगे हम लोग एक इमेज देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप देख पाएंगे यहाँ पर दिया गया है, इनका सबसे पहले कॉर्क है। ओके, अब इनका बार्क यूज़ कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें तो आपको नज़र आएंगी ही। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो आपका बिग साइज में दिख रहा है स्टोन सेल्स, इसे ही हम क्या कहेंगे, हॉर्स शू शेप लाइक स्टोन सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनका मेन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कह सकते हैं, और यही मेनली पूछा जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ इफेड्रा इज। अब इसका आंसर तो आपको खुद ही दे देना चाहिए, क्योंकि आप यदि नेक्स्ट पिछले क्लास में आपने प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा, मैंने इसका बहुत अच्छा एक ट्रिक बतलाया था। यदि आपने वो ट्रिक देखा होगा तो आपको ईजिली से ये क्वेश्चन बन जाता। क्या था, हमने क्या देखा था कि माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा जरा इधर आना, एलिफेंट देखने जाना है, यही बोला था। तो आपको उससे सब कुछ याद हो जाता है। याद करिए मैंने क्या क्या आपको याद कराया था। आपको माँ हुआंग कहते हैं किसको, ये भी याद कराया था। किसे कहते हैं, इफेड्रा को ही माँ हुआंग कहते हैं। जो जहाँ पर क्या मतलब था, ये जो आपका माँ और हुआंग है इसका क्या मतलब हो जाता था, जो येलो कलर एस्ट्रिंजेंट ड्रग, ठीक है, यही इंडिकेट करता था। तो ये थोड़ा सा एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी का होता है, ये भी मैंने आपको बतलाया था। ये एक चाइनीज ड्रग है जिसका नाम था माँ हुआंग, है ना। तो माँ ने क्या कहा, जरा इधर आना, तो जरा इधर आना से जिराडी आना, ये याद रखना था आपको। ठीक है, तो और इधर आना एलिफेंट देखने जाना है, तो एलिफेंट के ई से इफेड्रा, और जरा इधर आना से जराडियाना याद रखना था। ठीक है, ये बोला था जाना है, जाना से आपको क्या याद रखना था, जेनेटेसी रखना था, जो इसकी फैमिली है, और इफेड्रेसी भी इसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक ही ट्रिक में बतलाई थी। यदि आपने वो ट्रिक देखा होता तो ये क्वेश्चन आपको इजली से सॉल्व हो जाना था। ठीक है, चलिए, तो इसको मैंने आपको बतला दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। संकेन एंड सर्कुलर स्टोमाटा इज प्रेजेंट इन, ये देखिए दोनों है एक स्पेशल टाइप के स्टोमाटा हैं। ठीक है, और दोनों ही क्या है, एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग है। ओके, संकेन स्टोमाटा किसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये मेनली ड्राई एरिया में जहाँ पर पानी वगैरह की कमी होती है, रेगिस्तान वगैरह टाइप के में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर ये क्या करते हैं, मेनली तो ऐसे जो स्टोमाटा है उनका काम क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करने का, है ना, रेस्पिरेशन भी करते हैं और वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है उनको करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन जिसको हम कहते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर मेनली पर इनका जो संकेन स्टोमाटा है ये स्पेशल टाइप का स्टोमाटा होता है, जो कि क्या करते हैं, इस प्रकार से इनमें नेटवर्क लगा होता है, हेयरली नेटवर्क होते हैं, जिससे कि यहाँ पर ये क्या करते हैं, वाटर को कंज्यूम करके रखते हैं और ये संकेन बन जाते हैं। ठीक है, वाटर को कंज्यूम करके रखेंगे और संकेन बन जाते हैं, इसीलिए इनको संकेन स्टोमाटा कहते हैं। ये स्पेशल टाइप के हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इफेड्रा में। ओके, अब आपको याद रखना है सर्कुलर। ठीक है, तो सर्कुलर स्टोमाटा मेनली इस प्रकार से सर्कल टाइप के होंगे। ओके, यहाँ पर बीच में सर्कल्स रहेगा। तो अब कैसे याद रखेंगे, सी फॉर आपको सर्कुलर स्टोमाटा और सी फॉर आपको याद रखना है कॉल्चिकम। ठीक है, कॉल्चिकम, सी फॉर कॉल्चिकम, सी फॉर सर्कुलर स्टोमाटा, तो इससे भी याद रहेगा आपको। ओके, और इफेड्रा का मैंने आपको बतला दिया कि ये मेनली रेगिस्तान वाले एरिया में, और ये इनका कैरेक्टर भी बतला दिया। ओके, तो ऐसे याद रखिएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इफेड्रिन और कॉल्चिकम हो जाएगा करेक्ट आंसर संकेन स्टोमाटा के लिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने देख ली। एक बार आप जरूर से यदि और डीप स्टडी करना चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपी ही दिया गया है इफेड्रा का, जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको और अच्छे से बतला रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें। ठीक है, चलिए तो एक बार नेक्स्ट आएंगे। Vesicine is an alkaloid obtained from the plant Adathoda vasica which belong to the family। ठीक है, अब देखिए वो जो Adathoda vasica दिया गया है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसी को अधुलसा के नाम से हम जानते हैं। जनरल लैंग्वेज की बात करें इसी को अधुलसा कहा जाता है, और ये है वसाका प्लांट। ठीक है, वसाका प्लांट जिसको आपने देखा होगा कप प्रेजेंट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, कप प्रिपरेशन में वसाका का हम यूज़ करते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है Adathoda vasica। वेसिसिन इनमें होता है मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट। तो इनका जो फैमिली है ये पूछा गया। अब यही चीज़ें तो आती है मेनली, केमिकल कॉन्स्टेंट या तो फैमिली या तो केमिकल टेस्ट। तो कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इनका भी आप लोग को एक ट्रिक बना लेना है कि क्या हुआ वसाका जैसे। ठीक है, वसाका
से क्या याद रहा है? कुछ वॉश याद आ रहा है, ठीक है। तो अब कैसे याद रखेंगे इसको आप लोग कि जनरली अब थोड़ा सा सीक्वेंस इसको भी बना लीजिए कि एक जो मम्मी है, ठीक है, जो जनरली मम्मी लोग बच्चों को काम देते रहते हैं और बच्चे होते हैं नालायक, उनको काम करना नहीं होता है ना। तो देखिए क्या यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं कि मम्मी क्या कर रही है, एक काम था, ठीक है, एक क्या था, एक काम था, आधा थोड़ा वॉश करना था, ठीक है, किसको, एक कपड़ा है समझ लीजिए, उसको ही दे रही है मम्मी काम करने, तो एक काम था, आधा थोड़ा वॉश करना था, उसे भी नहीं किया, ठीक है, यही उनकी शिकायत है। तो अब क्या करना है, एक काम था से आपको एक कैन थे सी, ठीक है, ये वर्ड ध्यान से रखिएगा, एक काम था, एक कैन थे सी, आधा थोड़ा वॉश करना था, तो इससे आपको याद रहेगा इनका बायोलॉजिकल सोर्स आधा थोड़ा वॉश, ठीक है, तो ये याद हो गया आपका आधा थोड़ा वॉशी का इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। ओके, वॉश नहीं किया, ठीक है, तो वैसे सेम याद रख लीजिए। वसाका इसका एक समझ लीजिए डिटर्जेंट है, ठीक है, आपने सुना भी होगा इस टाइप का, बहुत सारे डिटर्जेंट आते हैं इसी टाइप के नाम होते हैं, ठीक है, तो वो अधुलसा रह गया, ठीक है, अब अच्छे से धोया नहीं तो क्या हो गया, अधुलसा रह गया, तो अधुलसा भी इसको कहते हैं, ये याद रहेगा। तो इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते जाइएगा। पूरा इनका जो केमिकल कॉन्स्टेंट है मैं आपको क्लास में और बतलाऊंगी, जब कभी भी हम लोग वॉशिका के बारे में, जो वसाका के बारे में स्टडी करेंगे, पूरी स्टोरी में इसी जो अभी आधा थोड़ा वॉशिका की स्टोरी में इनके पूरे केमिकल कॉन्स्टेंट यूजेस सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अभी हम लोग केवल आधा ही ट्रिक देख पा रहे हैं जिसमें आपको ये दोनों चीज़ें याद हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि आगे और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आगे चलते हैं। द डॉटर रूट्स आर द डायग्नोस्टिक कैरेक्टर ऑफ पेरेंट रूट ऑफ विच ड्रग। अब देखिए बहुत से जो प्लांट है वो जिनका हम रूट पार्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने देखा है रूट की कैरेक्टर क्या होती है, और रूट फैलती जाती है ना, एक रूट है जो और रूट बनाएंगी, ठीक है, ये और रूट बनाएंगी, ये और रूट बनाएंगी, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो डॉटर रूट है तो वो क्या करेगा, और भी रूट और बनाते रहता है, तो उसका क्या हो गया, ये एक डायग्नोस्टिक कैरेक्टर भी है, कह सकते हैं, जिस रूट का हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है हर प्लांट का अलग अलग पार्ट में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है और उसका हम यूजेस करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें जो आपका डॉटर रूट है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कह सकते हैं, तो वो है एकोनाइट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एकोनाइट का हम क्या करते हैं, रूट पार्ट को यूज़ करते हैं, तो इससे आपको ध्यान में रहेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एकोनाइट का ही तो यहाँ पर यूज़ करेंगे ना। राउल्फिया का भी हम लोग रूट पार्ट यूज़ करते हैं, पर मैंने आपको क्या बताया है कि राउल्फिया कैसे होता है, सांप के शेप का होता है, ठीक है, ट्रिक भी दिखाया था राहुल वाला, वो तो हमेशा ही याद रहेगा, है ना, तो इससे याद रहेगा, ठीक है। तो इनका इस प्रकार से डॉटर जो इस प्रकार से व्रिंकल्स भी बने होते हैं, इनके जो रूट है पूरा, ये क्या होंगे, डॉटर्स इस प्रकार से रूट बनाते हैं, पूरे व्रिंकल्ड होते हैं और इस प्रकार से बहुत स्कार्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, वाइल परफॉर्मिंग द कीमो माइक्रोस्कोपिक ऑफ ड्रग प्लाज्मोडेस्मा वर ऑब्जर्व प्रोबेबल ड्रग इज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्लाज्मोडेस्मा किस में प्रेजेंट होता है, सबसे पहले ये समझिए प्लाज्मोडेस्मा क्या है, ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, टिश्यू है, सेल है कह सकते हैं। जब कभी आपने देखा होगा इस प्रकार से सेल होते हैं, ठीक है, ये पूरा क्या होता है, इस प्रकार से सेल होते हैं एक पूरे कॉर्टेक्स रीजन, ये सारी चीज़ों में। तो अब क्या होगा, जनरली यहाँ पर इनका जैसे कि फूड है, ठीक है, ये क्या है, फूड है, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है इस प्रकार से। ये प्लाज्मोडेस्मा एक प्रकार का स्पेशल टाइप का सेल है, टिश्यू है कह सकते हैं, जो कि क्या करेगा, एक कनेक्टिविटी बनाता है सेल्स में, क्या बनाएगा, इनका कनेक्टिविटी बनाएगा, जिससे कि क्या होता है, ये जो इनका फूड मटेरियल है वो क्या हो सके, पास हो सके, एक दूसरे से क्या हो सके, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है। इन लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं ये फूड को, ओके। तो ये दोनों से जो सेल्स हैं उस प्रकार से क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्मा के थ्रू एक दूसरे से बंधे होते हैं, एक स्पेशल टाइप का ये टिश्यू होता है। तो ये जो कैरेक्टर है प्लाज्मोडेस्मा का, जो कैरेक्टर है कह सकते हैं, ये प्रेजेंट किस में होता है, यहाँ पर आपको याद रखना है नक्स वोमिका में, ठीक है, नक्स वोमिका में प्रेजेंट होता है क्या, प्लाज्मोडेस्मा, साथ ही साथ इसमें प्रेजेंट होता है लिग्निफाइड ट्राइकोम, ठीक है, जो इनका ट्राइकोम होता है उसमें लिग्निन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये लिग्निन भी क्या होंगे, ये भी फिर ये जो लिग्निन है, ठीक है, ये मेनली कहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं, फिर स्क्लेरेनकाइमा टाइप के टिश्यूज़ में मेनली प्रेजेंट होते हैं, ये भी याद रखिएगा। लिग्निन की बात आई तब मैं आपको बतला रही हूँ कि मेनली लिग्निन जो होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू टाइप में प्रेजेंट होते हैं, जो कि डेथ हो, ठीक है, और ये मेनली रिजिड बना देते हैं, ओके, रिजिड बनाएंगे। और यहाँ पर भी जो आपका ट्राइकोम्स है, ये स्पेशल टाइप का ट्राइकोम है कह सकते हैं, जहाँ पर लिग्निन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको लिग्निफाइड ट्राइकोम
कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग प्लाज्मोडेस्मा में थे ना। ठीक है, ये तो एक और कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया कि लिग्निफाइड ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं, ये कभी भी पूछा जाए तो भी नक्स ओमिका ही करेक्ट आंसर होगा, और ये प्लाज्मोडेस्मा। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके हैं? नक्स ओमिका के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। स्टिचनस नक्स ओमिका इसका क्या होगा? बायोलॉजिकल सोर्स होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। एक बार मैं आपको ज़रूर से माइक्रोस्कोप यहाँ पर दिखला दूँ तो ये आपको जो मैं लिग्निफाइड ट्राइकोम की बात कर रही थी वो यही ट्राइकोम है। आप देख पाएंगे लिग्निफाइड ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं इसमें। साथ ही ये प्लाज्मोडेस्मा, इस प्रकार से जो सेल्स दिख रहे हैं तो इनमें क्या होता है, इस टाइप से टिश्यू बने होते हैं। ठीक है, जहाँ पर क्या करेंगे, ये जो अपने फूड है उनका एक दूसरे से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन शेयर कर रहे हैं, तो ये जो सेल्स है वो कहलाती है प्लाज्मोडेस्मा। ओके, तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे। तो ये क्वेश्चन को जरूर से आप लोग रिवाइज करिएगा, और जो भी कुछ डाउट है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग ट्रिक बनाकर याद रखेंगे तो आसानी से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।